हेलो बच्चे, क्या हाल है। तो हम लोग बच्चे कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, और हम लोग का जो टॉपिक है वो लास्ट पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पीएच के बारे में देखा था। पीएच का एक बोलते हैं ना कि एलिमेंट्री से लेके हम है ना फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, और उसके आगे हम लोग सिलेबस में है नहीं। जो हम क्वेश्चंस भी किए वो है ना, क्योंकि आपके बुक में बस पीएच को डिफाइन किया था, बट हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी कर लिए, बेसिक से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट देखो, सॉल्ट में हमें है ना बहुत सारे टॉप सॉल्ट्स के प्रॉपर्टी को पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमको फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो रिएक्शंस आएंगे वो रिएक्शंस ऑलरेडी हम लोग एसिड एंड बेस वाले पार्ट में किसी न किसी टाइप में कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको न्यू टाइप का रिएक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, ऑलरेडी वो सब रिएक्शन आएगा जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्ट को डिफाइन करेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप्स के मेरे पास सॉल्ट हैं। ठीक है, देन हम लोग क्या देखेंगे, किस किस टाइप के मेरे पास सॉल्ट है। देन हम देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज को, एंड देन हम देखेंगे सॉल्ट के प्रिपरेशन को। सॉल्ट का जो प्रिपरेशन है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। वन इज फॉर सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन एंड अदर इज फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन। ओके, तो हम क्या बोले, सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्ट को डिफाइन करेंगे। और बच्चे एक चीज पहले बताना चाहते हैं, ये जो पार्ट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट का जो पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसिड एंड बेस वाले पार्ट से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सॉल्ट का पार्ट है। ठीक है, यहां से बता देंगे कहां से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सॉल्ट को डिफाइन करेंगे। देन हम क्या देखेंगे, सॉल्ट के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। देन हम क्या देखेंगे, सॉल्ट के डिफरेंट टाइप्स के बाद सॉल्ट के प्रॉपर्टीज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर देन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है। एंड सॉल्ट का जो प्रिपरेशन है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई किए। फर्स्ट वन इज फॉर सॉल्युबल सॉल्ट एंड सेकेंड वन इज फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्ट को डिफाइन करेंगे। देखो, सॉल्ट को डिफाइन करने में ना दो तीन डिफिनेशन आता है। ठीक है ना, दो तीन आपको आएगा डिफिनेशन। ठीक है ना, तो हर का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, हर का मीनिंग सेम ही है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सॉल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन लिखना, सॉल्ट का फर्स्ट डेफिनेशन सॉल्ट का लिखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे सॉल्ट का। देखो सिंपल, देखो हम पहले पढ़ चुके ना कि व्हेनेवर एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर इट फॉर्म सॉल्ट। बोलेंगे ना, सिंपल सा डेफिनेशन है, लिखना व्हेन एसिड एंड बेस react to each other, when acid and base react to each other, they form salt along with water. Acid and base react to each other, it forms salt along with water molecule. कोई भी एसिड ले ले, HCl है, NaOH है, सबसे बेसिक एग्जांपल आपको ही मिलेगा। NaCl प्लस क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। कुछ भी ले लो, H2SO4 ले लिए। अब आप लोग है ना एग्जांपल्स में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या लिखेंगे, MgSO4 प्लस वाटर। बैलेंसिंग आपके जिम्मे का काम है, बैलेंसिंग आप करोगे। ठीक है, हम पहले हर क्लास में मैं बोल रहा हूं बैलेंसिंग मस्ट बी देयर। जब भी आप किसी रिएक्शन को लिखते हो बैलेंसिंग का होना मस्ट है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे आपके, जरूर कटेंगे। कभी भी एग्जाम में रिएक्शन जब भी लिख रहे हो तो वहां पे बैलेंसिंग करना मस्ट है। ठीक है, जैसे हम ऊपर वाला रिएक्शन क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऊपर वाला क्या रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नीचे जब हम बैलेंसिंग करने की जाएंगे तो आप देखोगे कि ये रिएक्शन भी बैलेंस है, नहीं है बैलेंस। तो यहाँ पे आप 2 लगाओ, 2 लगाने के बाद एक बार चेक कर लो कि बैलेंस है रिएक्शन। देखो तो बैलेंस है। सिंपल सा फंडामेंटल से बैलेंसिंग आपको करने आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि जब कोई भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट मिलता है। सेकेंड लिखो डेफिनेशन, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। जो आप लिखे हो फर्स्ट डेफिनेशन उसी का सिंप्लीफिकेशन है। देखो फर्स्ट वाली डेफिनेशन में ना, यदि आप एक चीज गौर कर रहे हो, ठीक है, एक चीज गौर करना, हम देखो
HCl किसे ब्रेक करता है? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव करता है ना ब्रेक। NaOH किसे ब्रेक करेगा बच्चे? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जब आप यहाँ देखोगे ना कि ये जो बच्चे सॉल्ट बनाना, सॉल्ट क्या है देखो तो, सॉल्ट क्या है बच्चे? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सॉल्ट क्या है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो देखोगे ना सॉल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट है वो बेस से आया है और उस सॉल्ट में जो नेगेटिव पार्ट है वो एसिड से है। ये हमेशा होता है किसी भी सॉल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट है दे आर ऑलवेज फ्रॉम बेस एंड नेगेटिव पार्ट इज ऑलवेज फ्रॉम एसिड। इस चीज का हमेशा आप केयर करना। NaCl में Na पॉजिटिव कहां से आया है? बेस से आया है। एंड Cl नेगेटिव कहां से आया? एसिड से आया। ये चीज हमेशा गौर करना, क्योंकि आगे हम जो भी पार्ट करेंगे उसमें इस चीज का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है, हम पहले ही बता चुके हैं। सॉल्ट के फॉर्मेशन में या मेरे पास कोई भी सॉल्ट है, उस सॉल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है दे आर फ्रॉम बेस एंड नेगेटिव पार्ट इज ऑलवेज फ्रॉम एसिड, ऑलवेज फ्रॉम एसिड। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिखिए सेकेंड डेफिनेशन। ओके, लिखिए देखो, salt is a compound formed by salt is a compound formed by partial or complete replacement of salt is a compound formed by partial or complete replacement of ionizable hydrogen ion of an acid by a metallic ion or an ammonium ion by a metallic ion or an ammonium ion। अमोनियम आयन, यदि किसी को डाउट है तो अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। कोई भी मेटेलिक आयन है या अमोनियम आयन है, ठीक है, या अमोनियम आयन है। जहां बच्चे आप लिखियो ना बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसी ब्रैकेट में एटम भी लिख सकते हो, बट मोस्टली हम लोग क्योंकि आपकी बुक में एटम दिया हो, बट एक्चुअली वहां पे आयन होना चाहिए बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन या एटम। ठीक है, तो जहां पे आप आयन लिखियो ब्रैकेट में लिख लो एटम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयनाइजेबल, लिखो ना आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम या आयंस। ठीक है, अब देखो मीनिंग क्या है, कहने का क्या मतलब है। देखो कि कोई भी एसिड है, हमें पता है उस एसिड में क्या होता है? H प्लस आयन होता है। उस एसिड में क्या होता है? H प्लस आयन होता है। जब उस एसिड में अच्छे H प्लस आयन है तो पता है हमें एसिड क्या करता है? H प्लस आयन का लॉस करता है। वो या तो 1 का करेगा या 2 का करेगा या 3 का करेगा, वो डिपेंड करता है उसके पास कितने H प्लस आयन को लॉस कराने की टेंडेंसी है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है सबको? किसकी प्रेजेंस में? या तो किसी मेटल आयन की प्रेजेंस में या किसी अमोनियम आयन की प्रेजेंस में, किसी भी मेटल आयन की प्रेजेंस में या किसी भी अमोनियम आयन की प्रेजेंस में इस तरह का फिनोमेना होता है। देखो फॉर एग्जांपल NaNO3 प्लस H2SO4, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है। तो बोला क्या? अब देखो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके पास 2 H प्लस आयन लॉस करने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो हम क्या बोले? यदि पार्शियली करे, पार्शियली करने का क्या मतलब है? यहां से बस यहां से क्या हो? एक ही H प्लस आयन का लॉस हो। पार्शियल करने का क्या मतलब है? यहां से एक ही H प्लस आयन का लॉस हो। अब मेरे पास यहां पे क्या है? Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ, लिखा है ना, पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम विथ एनी मेटल आयन और अमोनियम आयन। देखो हम क्या बोले? ये मेटल आयन है तो Na पॉजिटिव क्या है? मेटल का आयन है। Na पॉजिटिव व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद HSO4 नेगेटिव, पता ना पॉजिटिव कहां जाएगा? नेगेटिव के साथ, तो क्या बचेगा बच्चे? NaHSO4 बनेगा ना, NaHSO4, H पॉजिटिव है, क्या बनेगा? HNO3, ये बनेगा ना। तो जल्दी से डाउट है किसी को? बस रिप्रेजेंट करो ना, हम जो ऊपर वाला था ना उसको लिख सकते थे। देखो बस यहीं पे हम फिर ऐसे लिख दिए NaNO3 प्लस H2SO4। अब हम क्या बोले? ये ब्रेक कर गया 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव।
और ये किसे ब्रेक किया, Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या बोलेंगे, Na प्लस फिर से आ जाएगा, मतलब कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन, बोले ना H प्लस आयन, ठीक है ना, बाय किसके साथ, ऑफ एन एसिड, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा बच्चे, देखो तो Na2SO4 प्लस क्या बनेगा, प्लस क्या बनेगा HNO3, यहाँ बैलेंसिंग है तो यहाँ आपको 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा, तो बैलेंस रिएक्शन, देखिए रिएक्शन बैलेंस है ना, रिएक्शन बैलेंस है ना। देखो दोनों केस में मेरे पास सॉल्ट बन रहा है, दोनों केस में क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, बट दोनों केस में ना, दोनों केस में जो यहाँ पे रिएक्शन का जो फिनोमेना है वो डिफरेंट है, रिएक्शन का जो फिनोमेना है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो कंडीशन है बोलता है 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स H प्लस आयन कितना बाहर जाएगा, H प्लस आयन कितना बाहर जाएगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर कम होगा तो कंप्लीट आयनाइजेबल नहीं होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे एसिड कंप्लीटली आयनाइज कर जाता है, वहां पे एसिड क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज कर जाता है, ठीक है। देखो हम जो लिखे थे ना फर्स्ट डेफिनेशन, उसको भी इस वाले पार्ट से करने की कोशिश करते हैं। हम जो लिखे थे फर्स्ट डेफिनेशन क्या, व्हेनेवर एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट। देखो हम लिखे थे ना NaOH प्लस क्या लिखे थे HCl, बात बराबर ही है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये कैसे ब्रेक करेगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, मेटल का आयन है, किसका आयन है, मेटल का आयन है, किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, क्या बनेगा NaCl प्लस क्या बनेगा वाटर, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है, जो काम वहां पे है वही काम यहाँ भी है, ठीक है। या किसी अमोनियम आयन के साथ, या किसी अमोनियम आयन के साथ ऐसा हो, अमोनियम आयन, देखो तो अमोनियम का कुछ सॉल्ट ले लो, कुछ ले लो, NH4Cl प्लस HNO3 देखो फिर से है अमोनियम आयन, कैसे ये कैसे ब्रेक करेगा, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये कैसे ब्रेक किया, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। अमोनियम आयन इसी को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। यहां जाएगा क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा NH4NO3 प्लस HCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा HCl बनेगा। यहाँ भी हम लोग पार्शियल कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ भी हम लोग पार्शियल, देखो तो NH4Cl प्लस क्या लिखेंगे, प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। इसको देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, जब 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयन है तो एक एक करके कराओ, बात बराबर बनना है। इट मीन्स एक बार यहाँ पे क्या बनेगा NH4HSO4, दूसरा बार क्या बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनेगा ना। ये कब बनेगा, जब पार्शियल आयनाइजेशन होगा किसका, एसिड का, और ये कब बनेगा, जब कंप्लीट आयनाइजेशन होगा किसका, एसिड का। बोलो डाउट है यहाँ तक किसी को। जो सेकेंड डेफिनेशन है वो समझ आया कि नहीं, जो सेकेंड डेफिनेशन है वो और जो फर्स्ट डेफिनेशन है दोनों का कहने का मीनिंग बराबर ही है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड, दैट इज लिखना आयनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। थर्ड क्या लिखेंगे, आयनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट, आयनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट, आयोनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट, आयोनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट लिखो इसमें। सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड, salt is ionic compound which dissociate, salt is ionic compound which dissociate in water, which dissociate in water to give, which dissociate in water to give, which dissociate in water to give a positive ion, which gives, which dissociate in water to give positive ion except H plus, except H plus, except H plus, except H plus and a negative ion, except H plus and a negative ion, and a negative ion except OH negative ion, and a negative ion except OH minus, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल। पता है H plus क्या बोलते हैं, H plus को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और OH नेगेटिव क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो क्या बोला, सॉल्ट वो आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में क्या होता है डिसोसिएट करता है, एंड आफ्टर डिसोसिएशन, एंड
आफ्टर डिसोसिएशन ये एक पॉजिटिव आयन देगा एंड एक नेगेटिव आयन देगा। पॉजिटिव आयन जो होगा वो H+ नहीं होना चाहिए एंड जो नेगेटिव आयन होगा वो OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे सिंपल है, NaCl एक सॉल्ट है। NaCl क्या एक सॉल्ट है, जो ही जाएगा वाटर में ब्रेक करेगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखो तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये भी क्या है, कोई सॉल्ट ही है, किसी टाइप का, किसी का भी लो एग्जाम्पल, NH4NO3 ले लो, NH4NO3 कैसे ब्रेक करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस। बट यदि हम MgOH का होल ट्वाइस ले लिए तो हम क्या बोलेंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव। बच्चे यदि हम अभी क्या देखे डेफिनेशन, कोई आयनिक कंपाउंड है, MgOH का होल ट्वाइस आयनिक कंपाउंड है, बट जो ही गया वाटर में ब्रेक किया पॉजिटिव में, पॉजिटिव देखो तो H+ नहीं है, पॉजिटिव क्या है H+ नहीं है, बट जो नेगेटिव है वो OH माइनस है, इट मीन ये सॉल्ट नहीं है, हमको पता है ये बेस है, पता है ये क्या है, बेस है। इट मीन किसी भी सॉल्ट को यदि डिफाइन करना हो तो क्या करो, उसको आयंस, उसका आयंस बना लो, उसका क्या करो, आयंस बना लो। यदि उस आयंस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं है, यदि उस आयंस में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव नहीं है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे कि वो एक सॉल्ट है। क्या है, वो एक सॉल्ट। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन था। फर्स्ट, whenever an acid and base react with the form salt, ठीक है। सेकंड क्या था कि सॉल्ट कब होता है, कि जब हम किसी भी एसिड से पार्शियल या कंप्लीट किसका रिप्लेसमेंट, किसका H+ आयन का, ठीक है ना, किसके साथ, किसी भी मेटल कैटायन के साथ या किसी भी अमोनियम आयन के साथ होता है। एंड नेक्स्ट हम क्या बोले, अकॉर्डिंग टू आयनिक डेफिनेशन। देखो अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द आयनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज आयोनिक डिफिनेशन ऑफ सॉल्ट। तो आप इसको कर सकते हो ना कि अकॉर्डिंग टू आयनिक डेफिनेशन, सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव ए पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट H+ आयन एंड ए नेगेटिव आयन एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयन। तो जो आयनिक डेफिनेशन था वो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है, आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम आएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट में। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में बच्चे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम देखेंगे फर्स्ट टाइप, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। फर्स्ट नॉर्मल सॉल्ट, तो बहुत सारे हैं बट हमारे सिलेबस में 3 है। नॉर्मल सॉल्ट है, सेकंड है एसिडिक सॉल्ट एंड थर्ड इज बेसिक सॉल्ट। थर्ड क्या है, बेसिक सॉल्ट। थर्ड क्या है, बेसिक सॉल्ट। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। नॉर्मल या न्यूट्रल बोल दो, नॉर्मल बोलते कहीं कहीं न्यूट्रल बोल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है, मिक्स सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है। ठीक है तो बहुत सारे टाइप्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, बट हमें जो पढ़ना है ये 3 पढ़ना है। ठीक है, हमें पढ़ना है ये 3, बाकी प्लस 2 में जाओगे तो पढ़ना पड़ता है हर टाइप्स के सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। एंड बच्चे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बेसिस पे एक प्लस 2 में एक चैप्टर है, उस चैप्टर बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ठीक है, बट हमें पढ़ना अभी 3, नॉर्मल, एसिडिक एंड बेसिक। देखो नाम से ही बच्चे आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल सॉल्ट का मतलब ये है कि जहां पे मेरे पास जो सॉल्ट बन रहा है वो कंप्लीटली सॉल्ट होगा। सेकेंड वाला क्या लग रहा है, एसिडिक सॉल्ट, तो वो सॉल्ट जहां पे अभी भी कुछ ना कुछ एसिडिक टेंडेंसी होगा। एंड बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट जहां पे अभी भी कुछ ना कुछ बेसिक टेंडेंसी होगा। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है एंड नॉर्मल सॉल्ट क्या है। ठीक है, फर्स्ट हम लिखेंगे नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, एक ही ऐसे मत लिखो जैसे लिखना तुम लोग, है ना, पहले नॉर्मल सॉल्ट, पहले लिखेंगे नॉर्मल सॉल्ट, इसमें तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो नॉर्मल सॉल्ट लिखना, नॉर्मल सॉल्ट आर द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय, नॉर्मल सॉल्ट आर द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय, नॉर्मल सॉल्ट आर द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय, are the salt formed by complete replacement of hydrogen ion, complete replacement of hydrogen ion of an acid, hydrogen ion of an acid by hydrogen ion of an acid by metallic ion, by metallic ion or an ammonium ion, metallic ion or an ammonium ion।
देखो नाम से पता चल रहा है ना कि उस टाइप का सॉल्ट जहां पे H प्लस आयन का कंप्लीट क्या हो गया होगा, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ होगा। देखो कहने का क्या मतलब है, तो कहने का क्या मतलब है, NaOH प्लस HCl क्या बनता है, NaCl क्या बनता है, NaCl प्लस वाटर बनता है। देखो तो यहाँ पे जो मेरे पास सॉल्ट बन रहा है बच्चे, इस सॉल्ट में एक भी रिप्लेसेबल H प्लस आयन बचा हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो भी था ना H प्लस एंड Cl नेगेटिव सारा का सारा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 प्लस NaOH क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या बना, वाटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके पास दो रिप्लेसेबल H प्लस आयन था, दोनों का दोनों रिप्लेस कर चुका है, क्या कर चुका है, रिप्लेस कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल H3PO4 प्लस NaOH हम क्या बोले, मेरे पास बना Na3PO4 प्लस क्या बना, वाटर। तो यहाँ भी जो मेरे पास सॉल्ट है बच्चे, ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। इट मींस देखो तो इस सॉल्ट में कहीं भी आपको जो H प्लस आयन को बाहर निकालने वाली टेंडेंसी नहीं बची हुई है, H प्लस आयन को लॉस करने की टेंडेंसी नहीं है इस वाले एसिड में। और जो एसिड ब्रेक कर रहा है वो कंप्लीटली क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। अब H3PO3 प्लस NaOH बताओ क्या बनेगा, H3PO3 प्लस NaOH क्या बनेगा, यदि हम नॉर्मल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। एंड H3PO2 प्लस NaOH क्या बनेगा, एंड H3PO2 प्लस NaOH क्या बनेगा, यदि हम नॉर्मल सॉल्ट बोले कि यहां से आप नॉर्मल सॉल्ट बनाओ, इस रिएक्शन के थ्रू आप नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करो। कैसे सॉल्ट फॉर्म करोगे, इसके थ्रू नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म कैसे करेंगे, कैसे करो बच्चे, देखो ना हम बताए थे ना कि H3PO3 क्या है, इसके पास दो ही H प्लस आयन लॉस करने की टेंडेंसी है, जब ये दो H प्लस लॉस कर देगा क्या बनेगा, 2H प्लस T प्लस क्या बनेगा, HPO3 नेगेटिव। बताओ तो, डाउट है किसी को। इधर यहाँ की बात करें, इसके पास क्या है, इसके पास एक ही H प्लस आयन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, पता ना H3PO4 H3PO3 एंड H3PO2। तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस H2PO2 नेगेटिव। पता डाउट है किसी को, इसके डिसोसिएशन किसी को डाउट है, H3PO4 H3PO3 एंड H3PO2 के बारे में बच्चे हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा, NaHPO सही लिख रहे हैं ना, गलती है यहाँ पे 2 नेगेटिव होगा ना, यहाँ पे 2 नेगेटिव होगा, क्या बनेगा Na2HPO3 प्लस वाटर, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, बच्चे NaH2PO2 प्लस वाटर। देखो तो देखो बस आप देखो, अब ये देख के आप देखो, हम अभी लिखेंगे एसिडिक सॉल्ट ना, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो बस कंफ्यूजन नहीं पालना है आपको, बस आपको एक चीज माइंड में ये रखना है, जब कभी भी हमें नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करना है, कीप इन माइंड जो मेरे पास एसिड है उससे पूरे के पूरे H प्लस आयन का बाहर निकलना होता है। यदि पूरे के पूरे H प्लस आयन बाहर निकल गया तो उसके बाद आप आयंस का ट्रांसफर करा दो, उसका क्या करो, आयंस का ट्रांसफर कराओ। आफ्टर आयंस ट्रांसफर जो मेरे पास सॉल्ट बन रहा होगा वो डेफिनेटली एक नॉर्मल सॉल्ट होगा। तो वो क्या होगा, डेफिनेटली एक नॉर्मल सॉल्ट होगा। डाउट है यहाँ तक, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट एसिडिक सॉल्ट पे, ठीक है। डाउट नहीं है तो आ जाओ एसिडिक सॉल्ट, लिखना एसिडिक सॉल्ट। देखो नाम से क्या लग रहा है, एसिडिक सॉल्ट मतलब इस सॉल्ट में अभी भी उस सॉल्ट के पास H प्लस आयन रिप्लेस करने की टेंडेंसी होगा, बिकॉज नाम के आगे क्या लगा हुआ, एसिडिक। तो लिखो इसमें, देखना acidic salt are found by the partial replacement of acidic salts are found by partial replacement of ionizable hydrogen ion, of a polyprotic acid by a metal ion
by a metal ion or by a metal ion or an ammonium ion or ammonium ion और अमोनियम आयन। इसको देखो कहने का क्या मतलब हुआ, यहां पे ना एक आपको वर्ड लिखा हुआ है पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक मतलब वो एसिड जिसके पास टेंडेंसी हो कि वो मोर देन वन H प्लस आयन को लॉस करा सके, देन दे आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड, दे आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। तो जहां पे आप पॉलीप्रोटिक लिखे उसको अंडरलाइन कर लेना, जहां पे पॉलीप्रोटिक लिखो उसको अंडरलाइन करना, क्योंकि अभी आप एसिड लिखते हो तो मे बी डेफिनेशन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एकदम HCl को लेके जाएंगे बच्चे तो हर हाल में मेरे पास नॉर्मल सॉल्ट ही बनेगा, क्योंकि HCl है, HNO3 है, तो यहाँ पे पार्शियल की कोई बात नहीं बनती है। एकदम HCl की बात पे या हम HNO3 की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल होने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इन दो एसिड्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयन रिप्लेस करने की टेंडेंसी है। तो इन केस ऑफ HCl एंड इन केस ऑफ HNO3 हमें कभी भी नॉर्मल सॉल्ट नहीं फॉर्म हो सकता, सॉरी कभी भी मेरे पास एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं हो सकता। कीप इन माइंड, ये चीज क्लियर करना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया पॉलीप्रोटिक। क्या लिखा गया? पॉलीप्रोटिक। तो पॉलीप्रोटिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड कौन सा होगा? पॉलीप्रोटिक एसिड कौन कौन सा होगा? H2SO4 होगा, ठीक है, H3PO4 होगा, ठीक है, H3PO2 होगा, ठीक है, H3PO2 होगा, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, H2CO3 होगा, ठीक है। बहुत सारे एसिड है, मतलब क्या इस सारे एसिड में क्या देखोगे, इन सारे एसिड में मोर देन वन H प्लस आयन लॉस करने की टेंडेंसी है। तो इन सारे एसिड के केस में मेरे पास फॉर्म होने की टेंडेंसी है कौन सा टाइप्स ऑफ सॉल्ट? एसिडिक टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या होगा? मेरे पास एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करने की टेंडेंसी है। देखो अभी हम जस्ट हम देखे थे एक एग्जांपल, देखो अभी हम एक एग्जांपल देखे थे बच्चे ना, देखो सपोज मेरे पास क्या बोला, NaCl है, ठीक है, प्लस NaOH है, प्लस H2SO4 है, NaOH प्लस क्या H2SO4, क्या बोले, यदि मेरे पास NaHSO4 बना और साथ में क्या बना, वाटर बना, तो यहाँ पे ये कैसे ब्रेक किया बच्चे, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, कैसे ब्रेक किया होगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो अब हम क्या बोले, जब एक ही H प्लस आयन का लॉस हुआ, इट मींस यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल आयन हुआ, या कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शियल हुआ। पार्शियल के कारण मेरे पास जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट में ब्रेकिंग कैसे होगा, Na पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अब देखो जो HSO4 नेगेटिव है बच्चे, इसके पास अभी भी H प्लस आयन लॉस करने की टेंडेंसी है। इट मींस इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्ट उसके पास अभी भी दे स्टिल हैव टेंडेंसी फॉर H प्लस आयन लॉस, दे स्टिल हैव टेंडेंसी फॉर द लॉस ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, किसी की बात करो, देखो यदि हम बात किए, ठीक है ना, NaOH प्लस H3PO4, NaOH प्लस H3PO4 क्या बनेगा बच्चे, एकदम एक H प्लस आयन का लॉस करा है, H प्लस प्लस HPO4 सॉरी H2PO4 नेगेटिव, एकदम ऐसी बात की है तो क्या बनेगा बच्चे मेरे पास NaH2PO4 प्लस H2O, NaH2PO4 प्लस H2O, हम ऐसे कर लिए कि NaOH प्लस H3PO4, ठीक है, हम दो का लॉस करा है, 2H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इस दोनों केस में यहां क्या बनेगा, Na2HPO4 प्लस वाटर। देखो तो अभी मेरे पास दोनों एसिड जो बन रहा है, देखना, चाहे हम इस एसिड की बात करें बच्चे, चाहे हम इस एसिड की बात करें या हम इस एसिड की बात करें, दोनों एसिड में दोनों सॉल्ट में चाहे इस सॉल्ट की बात करें या इस सॉल्ट की बात करें, दोनों सॉल्ट में अभी भी H प्लस आयन लॉस करने की टेंडेंसी है, बिकॉज H3PO4 हैविंग टेंडेंसी फॉर द लॉस ऑफ 3 H प्लस आयन, बिकॉज H3PO4 हैविंग टेंडेंसी फॉर द लॉस ऑफ 3 H प्लस आयन। जब ये 3 H प्लस आयन का लॉस कर सकता है तो Na पॉजिटिव, देखो तो एकदम लिखिए यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव, तो H2PO4 नेगेटिव के पास अभी भी H प्लस आयन लॉस करने की टेंडेंसी है। देन हम इस है ना सिमिलर से लिखेंगे क्या, 2Na पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव, देन HPO4 2 नेगेटिव still have tendency for the loss of 1 H plus ion, इट मीन्स कहने का मतलब ये बच्चे कि जब कभी भी मेरे पास एसिडिक सॉल्ट की बात करेगा, माइंड में एक चीज याद रखना कि एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक, और पॉलीप्रोटिक में भी तभी फॉर्म होगा जब उस पॉलीप्रोटिक एसिड का कंप्लीट नहीं होके इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है। क्या है, कंप्लीट नहीं होगा, क्या होगा, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। क्योंकि बच्चे यदि कंप्लीट होगा तो मेरे पास इस टाइप का सॉल्ट बनेगा। देखो अब आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है बच्चे, हमें कंफ्यूजन नहीं पालना है कि किस टाइप, Na3PO4, Na2HPO3 ये नॉर्मल सॉल्ट है,
बट आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं क्यों? यदि आपको हाइड्रोजन दिख गया तो आप क्या बोलोगे? एसिडिक सॉल्ट है, गलत चीज है। यदि हाइड्रोजन दिख गया तो हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट, गलत कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन दिखा और दिखने के साथ साथ उसका H+ आयन लॉस करने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन है and they still have tendency for the loss of H+ ion, then we can say that it is acidic acid, it is acidic salt। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे तो नॉर्मल सॉल्ट में हाइड्रोजन दिख सकता है, दे सॉल्ट के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, बट इन चारों केस, पांचों केसेस में जो हम लिखे एग्जांपल यहां पे, इनमें से किसी भी सॉल्ट के पास H+ आयन रिप्लेस करने की टेंडेंसी नहीं है। बट यहां पे हम जितने भी सॉल्ट आपको है ना बॉक्स में दिख रहे हैं, हर के पास H+ आयन लॉस करने की टेंडेंसी है, हर किसी के पास H+ आयन लॉस करने की टेंडेंसी है। तो इस चीज को आप माइंड में जरूर से जरूर रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आपको देगा क्वेश्चन, असाइनमेंट फॉर्म देंगे हम, इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा नॉर्मल सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है, आपको पहचान होना चाहिए। ओके ओके बच्चे, लिख लिया जल्दी। ठीक है, एक चीज आप लिख नोट करके, यहां पे एक चीज नोट करके, एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, एक चीज नोट करके, एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन, एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड when the amount of base taken is insufficient, when the amount of base taken, when the amount of base taken is when the amount of base taken is insufficient for the complete neutralization of acid, amount of base taken is insufficient, amount of base taken is insufficient for the complete neutralization of acid, for the complete neutralization of acid। बस वही है कि जहां पे आपको बेस दिख रहा ना, ये बेस का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है कि वो उस एसिड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करा सके। इट मींस यदि बेस का अमाउंट कम होगा तो इन केसेस में हमेशा मेरे पास एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, एक पॉइंट नोट का सेकंड पॉइंट, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट है, जो आप पॉइंट लिखे वो नोट का फर्स्ट पॉइंट था, नोट का सेकंड पॉइंट लिखना, नोट का सेकंड पॉइंट लिखना, एसिडिक सॉल्ट when ionized in water, acidic salt when ionized in water, acidic salt when ionized in water, when ionized in water, they have all the properties, they have all the properties of an acid. Acidic salt when ionized in water, when ionized in water, they have all the properties, they have all the properties of acid, they have all the properties of acid, they have all the properties of acid। देखो कहने का क्या मतलब है, किसी भी हम एसिड की बात करें, चाहे हम NaHSO4 की बात करें बच्चे, ये क्या है, मेरे पास एसिडिक सॉल्ट है, मेरे पास क्या एसिडिक सॉल्ट है। जब वाटर में गया तो क्या क्या आयनाइज किया, हम क्या बोले NaHSO4, जब वाटर में गया आयनाइज किया, क्या बना Na पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो क्या बोला, वाटर में जाने के बाद उसके पास एसिड का हर प्रॉपर्टी होगा, बिकॉज वी कैन से बिकॉज HSO4 माइनस हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म H+ आयन एंड SO4 2 नेगेटिव। ऐसा इसलिए होता है बच्चे क्योंकि उस सॉल्ट में एक पार्ट जो है वो एसिड से आया है और उस पार्ट के पास अभी भी H+ आयन लॉस करने की टेंडेंसी है, उस पार्ट के पास अभी भी H+ आयन लॉस करने की टेंडेंसी है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट के पास हर वो प्रॉपर्टी होता है जो एसिड के पास होता है। ऐसा समझ, किसी को उठा के आप बात कर लो, ठीक है, चाहे हम NaH2PO4 की बात करें, कैसे ब्रेक करेगा, Na पॉजिटिव प्लस H2PO4, और बच्चे H2PO4 नेगेटिव है, H2PO4 नेगेटिव होगा ना, H2PO4 नेगेटिव है, ये कैसे ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव। तो अभी भी ये टेंडेंसी शो कर रहा है किसका, एसिड को। अब उतना पावरफुल नहीं होगा बट स्टिल है, इतना पावरफुल प्रॉपर्टी नहीं होगा बट दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। ओके, कोई डाउट नहीं होता एसिडिक सॉल्ट में,
कोई डाउट नहीं एसिडिक सॉल्ट में। नेक्स्ट देना बेसिक सॉल्ट, ठीक है, इसको नोट कर लियो ना। नेक्स्ट क्या मेरे बच्चे, नेक्स्ट है मेरे पास बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट है मेरे पास बच्चे बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट देखो नाम से क्या पता चल रहा है, देखो एसिडिक सॉल्ट में क्या था, एसिडिक सॉल्ट में बच्चे क्या था, एसिड का पार्शियल आयनेशन हुआ था। क्या था, एसिड का पार्शियल आयनेशन हुआ। देन उसी वजह से आप ये बोल सकते हो जब कभी मेरे पास बेसिक सॉल्ट होगा तो बेस का पार्शियल आयनेशन होगा, और इस केस में जो मेरे पास बेस होगा वो पॉलीप्रोटिक होगा। पॉलीबेसिक हो, देखो बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द basic salt are formed by the partial replacement of basic salt are formed by the partial replacement of hydroxyl ion bracket में OH negative, partial replacement of hydroxyl ion bracket में OH negative ion, partial replacement of hydroxyl ion bracket में OH negative of a di or triacidic base of a di or triacidic base by an acid radical, by an acid radical क्या होता है बता रहे, by an acid radical। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो सॉल्ट होना चाहिए, सॉरी बेस होना चाहिए, वो डाई या ट्राई बेसिक होना चाहिए। ऐसे क्या, एसिडिक देखो, जैसे मोनोबेसिक एसिड के लिए होता है, डाई बेसिक एसिड के लिए होता है, बट डाई एसिडिक ट्राई एसिडिक बेस के लिए होता है। जब बेस का कितना क्लासिफिकेशन तो बताया था आपको। देखो कहने का क्या मतलब है, MgOH का होल ट्वाइस, जो तो MgOH का होल ट्वाइस के पास 2 H+ साइन लॉस करने की टेंडेंसी है। MgOH का होल ट्वाइस बच्चे इसके पास 2 H+ साइन लॉस करने की टेंडेंसी है। When it comes in contact with acid, अब देखो जब इसके पास 2 H+ साइन लॉस करने की टेंडेंसी है, यदि इसका अभी पार्शियल आयनेशन हुआ है, यदि इसका अभी क्या हुआ है, पार्शियल आयनेशन हुआ है, तो ऐसे ब्रेक करेगा। क्या दिमाग लगा रहे यार, MgOH एक H+ OH नेगेटिव बाहर गया, यहाँ पे क्या है H+। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, पार्शियल आयनेशन। यहाँ पे इसका क्या हुआ, पार्शियल आयनेशन हुआ, दैट इज यहाँ से 2 OH आयन लॉस करने की टेंडेंसी थी, बट अभी सिर्फ और सिर्फ 1 OH आयन लॉस हुआ है। तो एसिड रेडिकल कहने का मतलब है बच्चे H+ एंड Cl नेगेटिव ब्रेक करेगा, तो जो एसिड के साथ जो पार्ट आ रहा है, जो चार्ज एसिड से आता है, कहने का ये मतलब है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से क्या आएगा नेगेटिव, आपस में कंबाइन करेगा, क्या बनेगा MgOHCl प्लस क्या बनेगा H2 प्लस क्या बनेगा H2O। तो आप यदि चेक कर पा रहे हो बच्चे, तो यहाँ पे जो ये बेस बना है, यहाँ पे जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट के पास अभी भी OH आयन लॉस करने की टेंडेंसी है, क्योंकि इस सॉल्ट में MgOH अभी भी एक OH आयन का लॉस कर सकता है। इस सॉल्ट में बच्चे जो मेरे पास MgOH का पॉजिटिव है प्लस Cl नेगेटिव है, इट स्टिल हैव टेंडेंसी फॉर द लॉस ऑफ 1 OH नेगेटिव, आयन, ठीक है। डाउट यहाँ तक है। इट मीन्स ये जो बेस है, इट मीन्स ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट में अभी भी OH आयन लॉस करने की टेंडेंसी है। इस करके इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल हम क्या लिए, AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl। देखो Al के पास क्या है, Al के पास टेंडेंसी हो 3 OH आयन लॉस करने की टेंडेंसी है। Al के पास टेंडेंसी है 3 OH आयन को लॉस कर सकता है। सपोज हमें क्या बोले, अभी ये 1 OH का लॉस किया, अभी क्या बोले, ये अभी क्या किया, 1 OH का लॉस किया, क्या होगा AlOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, AlOH का होल ट्वाइस प्लस क्या होगा OH नेगेटिव, अभी सिर्फ अभी क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1 OH का लॉस किया। एसिड से क्या आएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, कंबाइन किया तो ये कहा जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा AlOH का होल ट्वाइस Cl एंड वाटर, ये बनेगा ना AlOH का होल ट्वाइस Cl। बट हम क्या बोले, यदि यही सा है ना, क्या करेगा 2 OH का लॉस कर देगा, AlOH का 2 पॉजिटिव
प्लस 2OH नेगेटिव, आगे क्या मेरे पास बच्चे H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, अगेन कंबाइन करेगा क्या बनेगा AlOH Cl2 प्लस क्या बनेगा H2O प्लस क्या बनेगा H2O। बैलेंसिंग का काम है, बैलेंसिंग आप कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास जो भी सॉल्ट बन रहा है, इस सॉल्ट की बात करें या इस सॉल्ट की बात करें, दोनों सॉल्ट में या इस सॉल्ट की बात करें, हर टाइप्स के सॉल्ट में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेस का भी है, बिकॉज ऑफ OH आयन, बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट, बिकॉज ऑफ आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयन। जब हम इन सब बेस को वाटर में लेके जाएंगे तो इस वाटर में मतलब उस जो मेरे पास सॉल्यूशन होगा उसमें बेसिक प्रॉपर्टी होगा, उसमें क्या होगा बेसिक प्रॉपर्टी होगा, बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव आयन, बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो हम बच्चे ये बोल सकते हैं कि पहले आप इसको लिखो फिर बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करो, ठीक है, कोई डाउट है यहां तक, ठीक है, ठीक है। देखो अब हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, अब हम ये बोलेंगे कि देखो अब हम बोलेंगे कि देखना बेसिक सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, बेसिक सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, basic salt when dissolved in water they have all the property of base, 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 they have all the property of base। कोई डाउट है क्योंकि देखो अब इन सबको बेस वाटर में लेके जाओ, ब्रेक करेगा तो उसके पास अभी भी OH नेगेटिव आयन होगा, उसके पास अभी भी OH नेगेटिव आयन होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि बेसिक सॉल्ट को जब हम वाटर में लेके जाते हैं बच्चे, तो वहां पे उसके पास टेंडेंसी है कि वो एज ए बेस बिहेव करेगा। वो क्या करेगा एज ए बेस बिहेव करेगा, वो क्या करेगा एज ए बेस बिहेव करने वाला है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं, देखो और भी मेरे पास ये तीन बेसिक है, ये तीन है, तो आपको पहचानने के लिए आएगा असाइनमेंट के फॉर्मेट में जब क्वेश्चन देंगे तो वहां पे आपके पास रहेगा कि इनमें से कौन सा नॉर्मल सॉल्ट है, कौन सा एसिडिक सॉल्ट है या कौन सा बेसिक सॉल्ट है। तो आपको ये पहचानने के लिए बच्चे आने चाहिए, जरूर से जरूर आने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, मेरे पास क्या है नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख लो। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, therefore they conduct electricity, salts are ionic compound, therefore they conduct electricity in their molten or in their molten or aqueous solution, in their molten state conduct electricity in their molten state, conduct electricity in their molten state or in aqueous solution, but sorry in कर लिखो or in aqueous solution because of free ions, but आगे से लिखना, but they do not conduct electricity in their solid state, but they do not conduct electricity in their solid form करो ना, but they do not conduct electricity in their solid form, because in case of solid ion, because in case of solid form there is no free ions, ठीक है, तो हम क्या करें सॉल्ट की प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो क्या बोला मोल्टेन, देखो कहने का क्या मतलब है, NaCl यदि मोल्टेन होगा तो यहाँ लिक्विड लिखा रहेगा, यदि NaCl एक्वस है तो यहाँ क्या लिखा रहेगा एक्वस लिखा रहेगा, बट NaCl क्या होगा सॉलिड, यहाँ सॉलिड लिखा रहेगा। देखो
लिक्विड करने का क्या मतलब, उसका वो है ना फ्यूज हो चुका है, वो क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। जब ये फ्यूज हो चुका है तो यहाँ पे क्या मेरे पास होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एक्वस मतलब क्या होता है, उस सॉल्ट को हम कर डाले वाटर में, तब भी कैसे ब्रेक करेगा ये, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बट सॉलिड फॉर्म में मेरे पास डिसोसिएशन नहीं होता है। क्या बोले, सॉलिड फॉर्म में मेरे पास डिसोसिएशन नहीं होता है। जब कभी मेरे पास आयंस नहीं होंगे, जब कभी मेरे पास आयंस नहीं होंगे तो वहां पे कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होगी। जब तक मेरे पास आयंस नहीं होगा तब तक, जब तक मेरे पास आयंस नहीं होगा तब तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या बोलेंगे, मेरे पास आयंस नहीं होते हैं, इस करके सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ लिक्विड एंड एक्वस देयर इज फ्री आयंस, देयर इज फ्री आयंस, या बोलोगे बिकॉज इन केस ऑफ एक्वस या लिक्विड वहां पे क्या होता है, डिसोसिएशन। वहां पे क्या होता है, बिकॉज इन केस ऑफ लिक्विड और इन केस ऑफ एक्वस वहां पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। वहां पे क्या होता है, डिसोसिएशन, बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन, बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन, बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन वहां पे क्या होता है, आयंस होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट आयंस उसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी होती है। ओके बच्चे, इसको पॉइंट लिखो पहले आप, ठीक है, इस पॉइंट को लिख लो। आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट करके, सॉल्ट्स आर नॉन वोलेटाइल, सॉल्ट्स आर नॉन वोलेटाइल, salts are non-volatile solid, salts are non-volatile solid that form crystal, salts are non-volatile solid, salts are non-volatile solid, salts are non-volatile solid that form crystal। देखो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, हम पहले बता चुके हैं, वो है ना, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके पास वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी नहीं होती है, जिसके पास वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी नहीं होती है। लिख लो नीचे नोट पॉइंट करके, नीचे लिख लेना। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, इट मतलब ना, ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, डोंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, डोंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, डोंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, डोंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बच्चे अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट देखो ये है ना कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जितने भी मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल, क्या होते हैं, सॉल्युबल। और जो उनकी सॉल्युबिलिटी है बच्चे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्या बोले, जितने भी सॉल्ट्स हैं, देखो अब कब हम बोलेंगे सॉल्ट सॉल्युबल है, कब बोलेंगे सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। इसके पीछे ना आपके है ना जो बोर्ड के सिलेबस में उसमें एक है ना क्या होता है, क्राइटेरिया दिया कि इस क्राइटेरिया को जो सॉल्ट फॉलो करेगा उस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल बोलेंगे। जो सॉल्ट इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। क्या होगा, वो सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सॉल्युबिलिटी के लिए देखो क्या बोला, फॉर सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी, क्या बोले, फॉर सॉल्युबिलिटी। क्या बोलता है, यदि आपके पास 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, यदि आपके पास 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट है एयर, और आप उसको लेके गए 100 ml ऑफ वाटर में, कहां लेके गए, 100 ml ऑफ वाटर में एट 298 केल्विन, एट 298। देखो कहने का क्या मतलब है, यहां पे सॉल्युबिलिटी के लिए मेरे पास वाटर फिक्स किया, मेरे पास 100 ml वाटर है, मेरे पास क्या 100 ml क्या मेरे पास वाटर है, 100 ml वाटर एट 298 केल्विन, 100 ml वाटर कहां पे है, 298 केल्विन। 100 ml वाटर है उसमें फिक्स कर दिया, क्या किया, फिक्स किया। ये फिक्स कंडीशन है, ये मेरे पास फिक्स कंडीशन है। इस 100 ml वाटर में, इस 100 ml वाटर में यदि हम 1 ग्राम सॉल्ट लेके गए, कितना लेके गए, 1 ग्राम सॉल्ट लेके गए। अब यदि ये सॉल्युबल होगा, यदि ये क्या होगा, मतलब ये डिजोल्व हो गया, ये क्या बोलेंगे, ये डिजोल्व है, ये क्या बोलेंगे, यदि 1 ग्राम सॉल्ट, यदि 1 ग्राम सॉल्ट 100, यदि 1 ग्राम सॉल्ट 100 ml वाटर में डिजोल्व हो गया, क्या बोलेंगे, 100 ml सॉल्ट में क्या हो गया, 1 ग्राम सॉल्ट कहां पे, 100 ml वाटर में डिजोल्व किया, ये क्या हुआ, डिजोल्व हुआ। तो हम ये बोलते हैं ये जो सॉल्ट है वो सॉल्ट क्या होगा, कंप्लीट सॉल्युबल होगा, वो सॉल्ट क्या होगा, कंप्लीट सॉल्युबल होगा। ये सॉल्युबिलिटी के लिए मतलब मेरे पास जो फिक्स कंडीशन है, मेरे पास फिक्स कंडीशन क्या बोला, फिक्स कंडीशन। देखो मतलब कि कोई सॉल्ट है, उधर उसको हमको देखना, प्रैक्टिकली देखना है प्रैक्टिकली कि ये सॉल्ट सॉल्युबल है कि नहीं है। तो उसका क्या लो, 1 ग्राम लो, उसका क्या लिए, 1 ग्राम लिए, उसको कहां लेके गए, 100 ml वाटर में। कंडीशन फिक्स है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे बच्चे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, चेंज करती है।
टेम्परेचर चेंज करने पे जो सॉलिबिलिटी है वो चेंज करती है। तो कंडीशन क्या फिक्स किया, 100 ml वाटर में 1 ग्राम सॉल्ट डालो, यदि वो डिजोल्व होता है तो हम क्या बोलेंगे, वो सॉल्ट क्या होगा, कंप्लीट सॉल्युबल होगा। वो क्या होगा, कंप्लीट सॉल्युबल होगा। फॉर पार्शियल सॉल्युबिलिटी, फॉर पार्शियल सॉल्युबिलिटी क्या बोले, फॉर पार्शियल सॉल्युबिलिटी आप क्या करो, 0.1 ग्राम से 0.1 ग्राम से 1 ग्राम के बीच कोई सॉल्ट लो। क्या लिए, 0.1 ग्राम से 1 के बीच कोई सॉल्ट लिए। यदि ये पार्शियल डिजोल्व है, यदि ये क्या पार्शियली डिजोल्व कर, मतलब क्या कुछ पार्ट क्या किया, डिजोल्व किया, कुछ पार्ट क्या किया, डिजोल्व नहीं किया। इस केस में जो सॉल्ट होगा वो पार्शियल सॉल्युबल होगा। इस केस में जो होगा सॉल्ट वो क्या होगा, पार्शियल सॉल्युबल। ये कंडीशन है, ठीक है, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग इस कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये फॉलो करना है, ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है। ये क्या है, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये क्या था, फॉर पार्शियल सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब बोलन कि यदि आप कोई सॉल्ट इनसॉल्युबल है, यदि कोई सॉल्ट क्या इनसॉल्युबल है, ठीक है, यदि कोई सॉल्ट क्या, देखो हम क्या बोले, फॉर सॉल्युबिलिटी यदि 1 ग्राम उस सॉल्ट का डिजोल्व हो गया तो क्या बोलेंगे, वो कंप्लीट सॉल्युबल है। यदि 0.1 से कहां तक, यदि मेरे पास 0.1 से कहां तक 1 तक सॉल्व हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल सॉल्युबल। इफ, अब यदि 0.1 से कम सॉल्युबल है, इफ लेस देन 0.1 ग्राम ऑफ एनी सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर, कितना वाटर, 100 ml, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसको मैं लिखो आप, ठीक है, फॉर इनसॉल्युबिलिटी, फॉर इनसॉल्युबिलिटी क्या लिखेंगे, इफ लेस देन, क्या लिखेंगे, लेस देन 0.1 ग्राम, लेस देन 0.1 ग्राम किसका, कोई सॉल्ट है, कोई सॉल्ट है, यदि डिजोल्व होता है, यदि क्या होता है, डिजोल्व होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होता है, वो क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। वो क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, अब पहले आप इसको लिखो, मतलब सॉल्युबिलिटी के लिए क्या बोला, इफ है ना, कम से कम 1 ग्राम, कम से कम 1 ग्राम उस सॉल्ट का सॉल्युबल हो, कहां पे, वाटर में, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, सॉल्युबल है। वो क्या है, सॉल्युबल है। बट पार्शियल के लिए क्या बोले, 0.1 से 1 के बीच, 0.1 से 1 के बीच कोई भी डाटा आप लो, उसको कहां डालो, 100 ml वाटर में, यदि वो सॉल्युबल है तो हम क्या बोलेंगे, दे आर पार्शियली सॉल्युबल, दे आर पार्शियली सॉल्युबल। ये मत करो, पार्शियल डिजोल्व, सॉल्युबल, ये को डिजोल्व हो जाता है। 0.1 से कहां तक, 1 तक, 0.1 से लेके कहां तक, 1 तक। बट यदि 0.1 से कम सॉल्ट डिजोल्व होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट। बट ये देखो बच्चे, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आप एग्जाम में तो प्रैक्टिकल करोगे नहीं, आप एग्जाम में प्रैक्टिकल करने के लिए बैठोगे नहीं, ठीक है, तो हम एक जनरल टर्म लिखाएंगे, किस कौन सा सॉल्ट डिजोल्व है, कौन सा सॉल्ट डिजोल्व नहीं है, उसके लिए एक जनरल टर्म लिख लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जनरल टर्म बना लेंगे जहां से इसको करेंगे। ठीक है, एक जनरल टर्म बना लेंगे। ओके, दो इसको लिख लिए, आगे लिखो, देखो पहले आप लिखो, अब नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट करके फर्स्ट पॉइंट, ऑल सॉल्ट्स आर, मोस्टली करना, मोस्टली ऑल द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली ऑल द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, mostly all the salts are soluble in water, mostly all the salts are soluble in water, and their solubility in water, and their solubility in water depends on temperature, and their solubility in water depends on temperature, ठीक है, depends on temperature में ये फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट का ये पार्ट देना, फर्स्ट पॉइंट का ये पार्ट इसमें लिखना, if dissolution is exothermic, if dissolution is exothermic मतलब उस सॉल्ट को जिसको आप डिजोल्व कर रहे हो, यदि वहां पे रिएक्शन, यदि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यदि वो प्रोसेस क्या एक्सोथर्मिक है, देन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। कब होगा बच्चे, यदि किसी सॉल्ट को हम डाले वाटर में,
किसी सॉल्ट को डाले वाटर में डालने पे यदि वहां से हीट रिलीज होता है, यदि वहां से हीट क्या होता है, रिलीज होता है, दैट इज इफ डिसोल्यूशन मतलब उसका सॉल्व होना इज एक्सोथर्मिक, देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो सॉलिडिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। इसी का बी पार्ट, इफ डिसोल्यूशन is endothermic, if dissolution is endothermic, then as temperature increases, solubility क्या होता है, इंक्रीज करता है। then as temperature increases, जो मेरे पास सॉलिडिटी है बच्चे वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, कोई सी है ना K2SO4 एग्जांपल सफिशिएंट है, क्या लिए एग्जांपल, क्या लिए K2SO4, ठीक है। यदि आप इसका एग्जांपल लो जहां पे डिसोल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, सॉरी एक्सो है ना, एक्सो में NaCl लिखो, एक्सो में NaCl जहां पे लिखो K2SO4 एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है। बहुत सारे अमोनियम सल्फेट लिख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। एक में क्या बोले हम एक्सो, एक में क्या बोले एंडो, एक में क्या बोले हम एक्सो, एक में क्या बोले एंडो, ठीक है। एक एक्सोथर्मिक, ठीक है, टेम्परेचर की सॉलिडिटी इंक्रीज, कैल्शियम सल्फेट का ना, इसको मत लिखना, कैल्शियम सल्फेट का ना जो होता है ना प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग होता है, कैल्शियम सल्फेट की प्रॉपर्टी अलग होता है, उसको थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट ना लिखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ठीक है, some salts having different property, some salts having different solubility, at different temperature, some salts having different solubility at different temperature, some salts having different solubility at different temperature, ठीक है। it means their solubility first, it means their solubility first increases with temperature, their solubility first increases with increasing temperature, their solubility first increases with increasing temperature, and then decreases with increasing temperature, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम पॉइंट उसकी क्या होती है, उसकी जो सॉलिडिटी है वो इंक्रीज करती है, बट आफ्टर सम पॉइंट वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इसमें आपको लिखना है एग्जांपल में CSO4। देखो आप एग्जांपल याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी क्या आपको दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेगा, सपोज कोई सॉल्ट है बोला कि उस सॉल्ट का जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो बोलेगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा, सॉलिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दिस, ठीक है। यदि सॉल्ट का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो सॉलिडिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट यदि सॉल्ट का जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है तो हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट जो कैल्शियम सल्फेट है उसका एक जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट तक ना सॉलिडिटी इंक्रीज करता है और आफ्टर सम पॉइंट दूसरी सॉलिडिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, एंड आफ्टर सम पॉइंट जो उसकी सॉलिबिलिटी है बच्चे वो क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, तो वो सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप इसको लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, आपके बुक में ना एक ना टेबल के फॉर्म में दिया हुआ कि ना सॉल्ट का सॉलिडिटी आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, 1-2 बार करोगे आपको लर्न हो जाएगा। 1-2 बार आप करोगे तो हर सॉल्ट, जितने भी टाइप्स के सॉल्ट बनते हैं उनकी सॉलिडिटी आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो उसकी सॉलिडिटी। देखो कैसे, देखो फर्स्ट पॉइंट लिखना, नोट का फर्स्ट पॉइंट था ना, नोट का सेकंड पॉइंट लिखना, ऑल द सॉल्ट्स आर, देखना ऑल द सॉल्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल द सॉल्ट ऑफ
ऑल द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम, all the salt of ammonium, potassium, sodium and ammonium, all the salts of potassium, sodium and ammonium, मतलब पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट हो, KCl ले लो, K2SO4 ले लो, KNO3 लो, कुछ भी ले लो, सोडियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, Na2SO4 ले लो, NaCl कुछ भी ले लो, एंड अमोनियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम सल्फेट ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब इन तीनों का कोई भी सॉल्ट होगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा। ठीक है, इन तीनों का कोई भी सॉल्ट होगा वो हमेशा होगा सॉल्युबल, चाहे किसी भी टेम्परेचर की हम बात करें। ठीक है, तो यहां पे आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऑल द सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम इज ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप लर्न कर सकते हो, पूछे कभी इनसे कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, आप इसमें से देख लिए कि मेरे पास ये है ना, इन तीनों में से कोई भी सॉल्ट है तो डेफिनेटली सॉल्युबल होगा, इन तीनों में से कोई भी सॉल्ट है तो डेफिनेटली सॉल्युबल होगा। कोई डाउट है? मतलब फर्स्ट पॉइंट में किसी को डाउट है? सेकेंड पॉइंट लिखना, ऑल द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ऑल द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, मतलब ऑल द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट। थर्ड पॉइंट, ऑल द नाइट्रेट्स NO3 माइनस एंड NO2 माइनस, मतलब KNO3 की बात कर लो, KNO2 की बात कर लो। ठीक है, कोई भी नाइट्रेट लो, किसी का भी नाइट्रेट लो, किसी का भी नाइट्रेट है या किसी का भी नाइट्राइट है, all the nitrates and nitrites are always soluble in water, all the nitrates and nitrites are soluble in water, it means किसी का भी, देखो हम क्या बोले, इस तीनों का कोई भी सॉल्ट होगा वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या बोले, किसी की अभी नाइट्रेट ले लो, किसी भी सॉल्ट, किसी भी नाइट्रेट का सॉल्ट ले लो या नाइट्राइट का सॉल्ट ले लो, किसी भी नाइट्रेट का सॉल्ट या नाइट्राइट का सॉल्ट बच्चे, वो हमेशा होगा सॉल्युबल वाटर में। वो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? सॉल्युबल वाटर में क्या होगा? हमेशा सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट लिखना, फोर्थ पॉइंट लिखना, ऑल द क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ऑल द क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, क्लोराइड Cl नेगेटिव होता है, ब्रोमाइड Br नेगेटिव होता है एंड आयोडाइड I नेगेटिव होता है। ऑल द क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स, all the chloride, bromide and iodides are soluble in water, except HgCl2, PbCl2, except HgCl2, PbCl2 and AgCl। देखो अब ऐसा क्यों नहीं होता है? अभी बोला कि ये क्यों सॉल्युबल होता है? सिंपल ही देंगे, जो होता है ना आयनिक कंपाउंड बच्चे, वही वाटर में सॉल्युबल, जिसके पास कोवलेंट कैरेक्टर आ गया वो सॉल्युबल नहीं होगा। इट मींस यदि ये सॉल्युबल नहीं हो रहा है, इट मींस इसके पास जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा वो डोमिनेट कर गया होगा आयनिक कैरेक्टर पे। इसके पास जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो डोमिनेट किया होगा इसके आयनिक कैरेक्टर पे। तो बट इसके बारे में बोलता है ना, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, नॉट इन कोल्ड वाटर। HgCl को हम क्या बोले, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हमेशा सॉल्युबल है। आपको 3 एक्सेप्शन याद रखना है, कौन कौन सा? मरकरी का, सिल्वर का और लेड का। लेड क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नहीं होगा। रीजन क्यों नहीं है? आप रीजन के फॉर्म में ये बोल सकते हो, बिकॉज इट हैज लिटिल बिट टेंडेंसी ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, बिकॉज इट हैज कोवलेंट कैरेक्टर, बिकॉज इसका जो कोवलेंट कैरेक्टर है ना वो इसके आयनिक कैरेक्टर में क्या किया होगा, वो इसके आयनिक कैरेक्टर में बच्चे डोमिनेट कर गया होगा। ये बात हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all the sulfates are soluble in water, all the sulfates are soluble in water except all the sulfates are soluble in water except calcium sulfate, lead sulfate and barium sulfate। देखो यहां पे फिर से मेरे पास ना तो पोटेशियम का है, ना तो सोडियम का है, ना तो अमोनियम का है, बिकॉज उसका जो भी कंपाउंड होगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा, बिकॉज उसका जो भी कंपाउंड होगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा। ठीक है, ऑल द सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल द सल्फेट्स आर soluble in water except calcium, lead and calcium sulfate, lead sulfate and barium sulfate। इन तीन को छोड़ के जो भी सल्फेट होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इन तीन को छोड़ के बाकी जो भी सल्फेट होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट
all carbonate, all carbonate, all carbonate phosphate, all carbonate phosphate, कैसा होता है कार्बोनेट? CO3 2 नेगेटिव. फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3 नेगेटिव. ऑल कार्बोनेट फॉस्फेट सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव and sulfide H2 negative. All carbonate, phosphate, sulfite and sulfides are insoluble in water, except, देखो इनका जो भी होगा अब बट हम पहले क्या बोल चुके हैं बच्चे? सोडियम का, पोटेशियम का एंड अमोनियम का हर कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है. इसको छोड़ के इन तीनों का कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड छोड़ दो. बाकी किसी का भी यदि है ना इन टाइप में कोई सॉल्ट आ रहा होगा वो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा. वो क्या होगा? इनसॉल्युबल लिखा. सॉल्युबल तो गलती से क्योंकि हम ऊपर से लिख रहे हैं सॉल्युबल, यहाँ पे क्या है? इनसॉल्युबल. यहाँ पे क्या है? इनसॉल्युबल. ठीक है. तो किसी का भी कार्बोनेट होगा, किसी का भी फॉस्फेट होगा, या किसी का भी सल्फाइड होगा या सल्फाइड होगा, एक्सेप्ट पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम, वो क्या होगा? इनसॉल्युबल. बहुत लर्न एक बार करोगे आपको लर्न हो जाएगा. यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, आपको लर्न ही करना है. ठीक है. आपको एक दो बार करोगे आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा. और ये पॉइंट आपको अभी से लेकर +2 तक हेल्पफुल होगा बच्चे, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा. तो सॉलिडिटी में यदि इतने का आप सॉलिडिटी करते हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. यदि आप इतने का सॉलिडिटी कर ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है. लिखो जल्दी से. लास्ट लिखना. ऑल द मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, all the metallic oxide and hydroxide are insoluble in water. All the metallic oxide and hydroxide are soluble in water. All the metallic oxides and hydroxides are soluble in water except all the metallic oxides and hydroxide are insoluble in water except potassium, sodium and ammonium. Except potassium, sodium and ammonium. आगे से लिख लो. चलो देखो सॉलिडिटी पार्ट की पहले क्या बोले कि जो है ना वहां पे एक पॉइंट हम डिफाइन किए जो है ना अकॉर्डिंग टू योर बुक था कि किसी भी सॉल्ट का यदि कम से कम 1 ग्राम सॉल्युबल है तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्युबल सॉल्ट है. बट यदि 0.1 से 1 के भी सॉल्युबल है देन कॉल्ड पार्शियल सॉल्युबल. यदि 0.1 से कम सॉल्युबल है तो उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल बोलते हैं. ये एक जनरल क्राइटेरिया था ताकि हम पहचान सके कि कोई सॉल्ट सॉल्युबल है कि कोई सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है. एक जनरल क्राइटेरिया था जो कि आप प्रैक्टिकली कर सकते हो लैब में. ठीक है. बट यदि हमको थ्योरेटिकली करना है तो उसके लिए हम क्या बोले? फर्स्ट पॉइंट क्या ले? मोस्टली हर सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है. मोस्टली आप अपना नोट देखते रहो. मोस्टली हर सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है. बट जो इनकी सॉलिडिटी है उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है. उसको क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करता है. तो वहां पे पॉइंट लिखा है कि यदि डिजोल्यूशन मतलब जब डिजोल्व कर रहे हो यदि वो एक्सोथर्मिक है तो वहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जो सॉलिडिटी होती है वो डिक्रीज करती है. और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं. यदि डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जो सॉलिडिटी है वो क्या इंक्रीज करती है. एक्सो में मतलब कि जब हीट बाहर निकल रहा है तो टी को इंक्रीज करोगे तो सॉलिडिटी डिक्रीज करिए. बट एंडोथर्मिक है जहां पे हीट रिक्वायर्ड है टी इंक्रीज कराओगे तो सॉलिडिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है. ठीक है. सॉलिडिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है. और एक एक्सेप्शन था कैल्शियम सल्फेट का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जहां पे कुछ पॉइंट तक टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो सॉलिडिटी है वो इंक्रीज करती है. बट आफ्टर सम पॉइंट जो सॉलिडिटी है वो डिक्रीज कर जाती है. एक जनरल पॉइंट था. फिर हम सॉल्ट है ना कुछ है ना सॉल्ट को क्लासिफाई कर दी कौन सॉल्युबल कौन कम सॉल्युबल है. तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखा है? सेकंड नोट का सेकंड पॉइंट क्या था कि जितने भी सॉल्ट होंगे पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम के, जितने भी सॉल्ट है किसके? पोटेशियम के, सोडियम के या अमोनियम के, वो हर सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होगा बिना किसी एक्सेप्शन का. दिन क्या बोले? किसी का भी नाइट्रेट ले लो या किसी का भी नाइट्राइट ले लो वो हमेशा वाटर में सॉल्युबल होगा. किसी का भी नाइट्रेट ले लो या किसी का भी नाइट्राइट ले लो, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, किसी का भी ले लो
हमेशा वाटर में सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट क्या बोले, किसी का भी क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो या आयोडाइड ले लो, वाटर में सॉल्युबल होगा। किसी का भी क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो या आयोडाइड ले लो, वाटर में सॉल्युबल होगा, एक्सेप्ट HgCl2, PbCl2 एंड AgCl। ठीक है, PbCl2 केस में क्या बोले, ये सॉल्व होता है हॉट वाटर में बट नॉट इन कोल्ड वाटर। ओके, कोई डाउट यहां तक नहीं है। नेक्स्ट क्या बोले, जितना भी सल्फेट है वो सॉल्युबल है वाटर में, जितना भी सल्फेट है वाटर में सॉल्युबल है, एक्सेप्ट कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। एक्सेप्ट कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। कोई डाउट यहां तक नहीं है। नेक्स्ट क्या बोले, जितने भी कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, सल्फाइट है एंड सल्फाइड है, सल्फाइट एंड सल्फाइड, दे आर इनसॉल्युबल, they are insoluble except the first one, that is sodium, potassium and ammonium। कोई डाउट यहां तक नहीं है। and last one is all the oxide and hydroxide are insoluble in water, all the oxide and hydroxide are insoluble in water except the first one, potassium, sodium and ammonium। कोई डाउट यहां तक किसी को नहीं है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का फंडामेंटल्स थे। ठीक है, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम आएंगे लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। लिख लो, hydrolysis of salt, hydrolysis of salt, hydrolysis of salt, hydrolysis of salt, hydrolysis of salt। देखो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है बच्चे ना, हाइड्रोलाइसिस में आप फर्स्ट पॉइंट ही लिख लो कि देखना हाइड्रोलाइसिस में फर्स्ट पॉइंट, इट इज रिवर्स ऑफ, देखना इसमें, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहने का क्या मतलब है कि NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl क्या बन रहा था, NaCl प्लस वाटर, ये बन रहा था ना। NaOH प्लस HCl क्या बन रहा था, NaCl प्लस वाटर, NaOH प्लस HCl क्या बन रहा था, NaCl प्लस वाटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका रिवर्स दैट इज NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl। बोलो तो, डाउट नहीं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चे, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। ये बच्चे क्या है, ये क्या है, आपको हाइड्रोलाइसिस है, ये आपको क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। तो कहने का क्या मतलब है, आप यदि आप देख लो रिएक्शन, किसी भी सॉल्ट को जब वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, किसी भी सॉल्ट को जब वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो जो भी फिनोमेना हो रहा है, दे आर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दे आर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखे थे कि हाइड्रोलाइसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हम बच्चा आप इसको एग्जांपल लिखो पहले, देन हम इसको लिखाते हैं। देख लो NaCl प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन है, बट NaCl प्लस वाटर NaOH प्लस HCl ये हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है, ठीक है। तो वहां पे ना आपको बहुत एक सिंपल ट्रिक बता देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखो सॉल्ट बताते थे ना, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होता है। सॉल्ट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। इट मींस सॉल्ट में एक कैटायन होगा और सॉल्ट में क्या होगा, अनायन होगा। सॉल्ट में क्या होगा, एक कैटायन होगा और सॉल्ट में क्या होगा, एक एनायन होगा। कैटायन जो है वो हमेशा बेस से आता है और जो अनायन है वो हमेशा एसिड से आता है, हमेशा क्या होता है, एसिड से आता है। किसी भी सॉल्ट की बात करो, किसी भी सॉल्ट की बात करो, हम यदि NaCl की बात किए तो यहाँ पे क्या मेरे पास है, Na पॉजिटिव है, NaCl नेगेटिव। ये कहां से आया है बच्चे, ये बेस से आया है बच्चे, और ये कहां से आया, एसिड से आया। Na पॉजिटिव कहां से आया, बेस से आया, और Cl नेगेटिव कहां से, एसिड से। किसी भी सॉल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहां से आता है, बेस से आता है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा कहां से आता है, एसिड से आता है। तो एक पॉइंट है यहाँ पे कि जो हाइड्रोलाइसिस होता है बच्चे, जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो हमेशा वीक आयन का होता है। ये पॉइंट को आप समझ सकते हो कि नहीं, देखो हाँ, इसको लिखो, पहले इसको लिखो फिर लिखाते हैं। इसको लिखो, लिख ली इसको। अब देखना, देखो हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है। देखो हम बोले ना सॉल्ट में दो पार्ट है, एक कैटायन और क्या, एक एनायन है। एक कैटायन है क्या, एक एनायन है। सपोज देखना, यदि हम कैटायन की बात की तो कैटायन हम सपोज हम क्या लिख लिए, यहाँ पे A पॉजिटिव लिख लिए और हम यहाँ पे लिख लिए B नेगेटिव।
यहाँ लिखो बी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। क्यों लिखे? क्योंकि कैटायन है कहां से आता है? बेस से, इसको बी लिख दिए। अनायन है कहां से आता है? एसिड से, ए नेगेटिव लिख दिए। ठीक है, अब देखो यदि बी पॉजिटिव है वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आया, वो क्या हुआ? वाटर के कॉन्टेक्ट में आया, वो क्या वाटर कॉन्टेक्ट में आया। अब देखना बी पॉजिटिव है, वाटर कॉन्टेक्ट में आया, तो बी पॉजिटिव क्या करेगा? वाटर से क्या लेगा? पता है वाटर में क्या होता है? एच और OH होता है। वाटर में क्या होता है? एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब ये बी पॉजिटिव है तो वाटर से क्या लेगा? OH लेगा। मतलब क्या बनेगा? BOH बनेगा और बाहर क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव। बाहर क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव। अब यदि हम ए नेगेटिव लिए, क्या लिए? ए नेगेटिव लिए और साथ में क्या लेके आए? वाटर लेके आए। साथ में क्या लेके आए? वाटर लेके आए। बता तो बी नेगेटिव है, वाटर से क्या लेगा? नेगेटिव है, वाटर से क्या लेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या बन जाएगा? AH बनेगा बच्चे, और बाहर क्या निकल जाएगा? OH नेगेटिव। बाहर क्या निकल जाएगा? OH नेगेटिव। अब आप यहाँ पे देखो कि ये कैटायन था ना, ये कैटायन था। जब कैटायन कहाँ आया? वाटर के कॉन्टेक्ट में। जब कैटायन कहाँ आया? वाटर के कॉन्टेक्ट में। तो जो मेरे पास मीडियम है वो एसिडिक है। बताओ तो कैटायन था, वाटर के कांटेक्ट में आया, जो पार्ट बन रहा है वो H पॉजिटिव है, और H पॉजिटिव बच्चे, H पॉजिटिव जो है वो इस मीडियम को एसिडिक कर देता है। इट मीन्स जब कभी भी किसी कैटायन का होगा हाइड्रोलाइसिस, जब कभी भी किसी कैटायन का होगा हाइड्रोलाइसिस, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस मेरे पास जो मीडियम आएगा वो एसिडिक होगा बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव। बट उसी टाइम यदि बोले किसी अनायन का होगा हाइड्रोलाइसिस, एकदम किसी अनायन की बात कर रहे हैं, किसी अनायन की बात कर रहे हो, जब वो अनायन आया वाटर कॉन्टेक्ट में क्या बन रहा है? OH नेगेटिव। इट मीन्स किसी भी अनायन का जब होता है हाइड्रोलाइसिस, जो मेरे पास आता है सॉल्यूशन, वो क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, क्या होता है? बेसिक होता है। इसको लिखो, एकदम पॉइंट लिखा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस ये होता है अनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक ना? कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस always gives acidic solution. Cationic hydrolysis always gives acidic solution. Cationic hydrolysis always gives acidic solution. Cationic hydrolysis always gives acidic solution. Whereas anionic hydrolysis, always gives, whereas anionic hydrolysis always gives basic solution. Whereas anionic solution always gives basic solution. Whereas anionic solution always gives basic solution. Always gives basic solution. देखो इसको हम और भी जनरलाइज करते हैं। इतना लिख लिए। अब एक पॉइंट आप लिखो नोट करके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो। ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस always weak ion undergoes for hydrolysis. During hydrolysis always weak ion, weak मतलब क्या हो गया? जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, weak ion always undergoes for hydrolysis. Weak ion always undergo for hydrolysis. Never always undergo for hydrolysis, आगे लिखना, undergoes for hydrolysis. A strong ion never undergoes for hydrolysis. कहने का क्या मतलब बता रहे हैं? A strong ion never undergoes for hydrolysis. A strong ion never undergoes for hydrolysis. ठीक है, देखो कहने का क्या मतलब है? A strong ion, पहले समझो, A strong ion कहने का क्या मतलब है? देखो बच्चे, यदि आप NaCl की बात करो, ठीक है, यदि आप NaCl की बात करो तो आप इतना तो बोल सकते हो ना कि NaCl में एक Na पॉजिटिव है और एक क्या Cl नेगेटिव, एक क्या Na पॉजिटिव है और एक क्या Cl नेगेटिव। अब आपको बचा है, इतना पता है कि Na पॉजिटिव कहां से आता है? NaOH से, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। Cl नेगेटिव कहां से आता है बच्चे? HCl से, और HCl एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताओ यदि Na पॉजिटिव बेस से आया तो वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। यदि Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग एसिड से आया तो स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इट मींस NaCl में जो दोनों आयंस है दोनों स्ट्रॉन्ग है। NaCl में जो दोनों है वो स्ट्रॉन्ग है। इट मींस इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इट मींस इसका जो हाइड्रोलाइसिस है वो नहीं होता। कहने का क्या मतलब? देखो यदि आप इसको वाटर कांटेक्ट में लेके आते हो, यदि NaCl को आप वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हो, बताओ क्या बनेगा? Na पॉजिटिव है और क्या मेरे पास Cl नेगेटिव है। ठीक है, हम क्या बोले? आयंस का होता है। किसका होता है? आयंस का। तो आप लिखोगे Na पॉजिटिव और वाटर, Na पॉजिटिव वाटर क्या बनेगा? देखो तो पॉजिटिव है, वाटर क्या रहेगा? OH, क्या बनेगा? NaOH,
और NaOH बाहर क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव, बाहर क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव। तो जल्दी से डाउट है नहीं, डाउट है, डाउट नहीं है ना। Na पॉजिटिव था, वाटर से क्या लिया, OH, ठीक है, वाटर से क्या लिया, OH, सही है। चलो Cl नेगेटिव है, वाटर कॉन्टेक्ट में है, Cl नेगेटिव वाटर से क्या लगेगा, H, क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है, ये यहाँ पे H पॉजिटिव बचेगा ना। Na पॉजिटिव, वाटर से क्या लिया, OH, क्या बच जाएगा, H पॉजिटिव, यहाँ क्या बचेगा, OH नेगेटिव। अब देखो हम क्या बोले, नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस, क्यों नहीं होगा समझना। पता है ना, NaOH बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस है, यदि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तुरंत से क्या करेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव ब्रेक कर जाएगा ना। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जो ही ब्रेक करेगा Na पॉजिटिव करेगा ना, दो साइड बराबर है ना। तो यहाँ पे हमसे नेट क्या बच रहा है, देखो तो नेट क्या बच रहा है, H2O, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये बच रहा है ना। और इसका जो pH होता है कितना, 7, बताओ तो, पता है ना, वाटर का pH कितना होता है, 7। अब इसकी बात करो, Cl नेगेटिव अनायन था, वाटर कॉन्टेक्ट में क्या बना, HCl। HCl कैसे ब्रेक करता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जो ही ब्रेक किया Cl क्या हो, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, H2O क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ pH कितना होगा, 7। यहाँ pH कितना होगा, 7। इट मींस किसी भी स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग आयन कहने का मतलब है किसी भी उस टाइप के सॉल्ट का जिसमें दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग से आया है, दोनों पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग से आया है, उसका नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस। नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस कहने का ये मतलब है कि उसका जो pH है, pH कितना होगा, 7 होगा। pH कितना होगा, 7 होगा। हम उस सॉल्ट को देख के बता देंगे कि इस सॉल्ट का pH कितना होगा। इट मींस हाइड्रोलाइसिस हम कराए, समझना इस चीज को अच्छे से, समझना इस चीज को। देखो फिर बाद में हम आपके बुक में जितने पॉइंट है उसको हम जनरलाइज कर देंगे, आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो। देखो क्या बोले, मेरे पास एक NaCl था, NaCl एक सॉल्ट है जिसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। हम इसलिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि किसी भी स्ट्रॉन्ग आयन का नहीं होता है हाइड्रोलाइसिस, किसका होता है, वीक आयन का होता है। तो Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव कहाँ है, वाटर कॉन्टेक्ट में, वाटर से क्या लिया, OH लिया, NaOH और H पॉजिटिव। बट NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनसे डिकम्पोज कर गया कहां पे, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, Na कट गया, क्या बच गया, वाटर किससे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मुझे पता है वाटर का pH कितना होता है, 7। इट मींस हम NaCl का pH कितना बोलेंगे, 7, बिकॉज Cl नेगेटिव, वाटर कॉन्टेक्ट में क्या बना, HCl, Cl कट गया, क्या बचा, H2O, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मतलब कि कहने का ये मतलब बच्चे ना कि NaCl यदि मेरे पास है तो वहां पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, बट जो हाइड्रोलाइसिस का जो मेरे पास कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि नेट वहां पे वाटर बचा है और वाटर का pH कितना होता है, 7। यदि कहीं पूछेगा व्हाट इज द pH ऑफ NaCl सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, 7, बिकॉज NaCl का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है। यदि हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है तो वहां पे वाटर है, वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है। आया समझ, थोड़ा वो समझ आया कि नहीं, लिखो फिर इसको। अब देखो इसी टाइप का बहुत सारे सॉल्ट, इसी टाइप के बहुत सारे आपको सॉल्ट, मतलब जहां भी जो पार्ट स्ट्रॉन्ग से आता है, जहां भी जो पार्ट स्ट्रॉन्ग से आता है, फॉर एग्जांपल NaCl, Na2SO4, K2SO4 लिख सकते हो ना, Na2SO4 के है ना, KNO3, ठीक है, NaNO3, KNO3, NaNO3, इन सब का नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस। यदि इन सब का नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस तो इन सब का जो सॉल्यूशन होगा उसका pH कितना होगा बच्चे, 7। देखो हर का सेमी लॉजिक है, हर का आपको सेमी लॉजिक है, हर का आपको क्या है, सेमी लॉजिक है। NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaOH से है, HCl से है, Na2SO4 है, टू NaCl, NaOH से आया होगा और सल्फ्यूरिक एसिड से, दोनों स्ट्रॉन्ग है। K2SO4, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HSO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, KNO3, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इट मींस उस टाइप का सॉल्ट, देखो समझ रहे हैं, उस टाइप का सॉल्ट जिसमें कैटायन और अनायन, उस टाइप का सॉल्ट जिसमें कैटायन और अनायन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा, उसका नहीं होता हाइड्रोलाइसिस। इट मींस कहने का ये मतलब है इन सारे सॉल्यूशंस का जो pH होगा वो 7 होगा, इन सारे सॉल्यूशंस का जो pH होगा वो 7 होगा। तो आप ये पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ सॉल्ट which is made up of a strong acid and a strong base, in case of salt which is made up of a strong acid and a strong base, in case of salt which is made up of a strong acid and a strong base, hydrolysis doesn't occur.
hydrolysis doesn't occur, hydrolysis does not occur, and the net solution is neutral in nature, and the net solution, resultant बोल सकते हो, and the resultant solution is neutral in nature, and the resultant solution is neutral in nature. It means neutral in nature, it means the pH of that solution is 7. It means the pH of that solution is, it means the pH of that solution is 7. It means the pH of that solution is acidic. Sorry, pH of that solution is 7. कोई डाउट यहाँ तक नहीं है किसी को? नहीं है ना बच्चे, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग था, दोनों स्ट्रॉन्ग था, हमने बताया लॉजिक दोनों से कराना, बट नेट क्या अपने पास वाटर बचेगा. ठीक है, अब दोनों स्ट्रॉन्ग था, अब हम एक का स्ट्रॉन्ग लेंगे, एक वीक लेंगे. अब हम क्या लेंगे, एक का स्ट्रॉन्ग लेंगे और एक क्या लेंगे, वीक लेंगे. ये सब एग्जांपल लिख लेते ना. देखो अब स्ट्रॉन्ग लेंगे. स्ट्रॉन्ग करने का है, देखो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक. CH3COONA, CH3COONA. अब देखना यहां बच्चे आप बोलोगे ना कि यहाँ पे कौन कौन सा मेरे पास CH3CO- और Na पॉजिटिव, बताओगे ना, ये बोलोगे ना. CH3CO- प्लस क्या होगा, Na पॉजिटिव. अब हम ये बोले Na पॉजिटिव का नहीं होगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग है. Na पॉजिटिव का क्या बोले, किसी भी स्ट्रॉन्ग आयन का नहीं होता है. स्ट्रॉन्ग आयन कहने का मतलब है उस आयन को चेक करो कि वो आयन आइदर एसिड से आया या बेस से आया. ठीक है, Na पॉजिटिव कहां से आया होगा, Na वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. बच गया CH3CO-, CH3CO- प्लस वाटर. क्या लिखोगे, ये वाटर से क्या लेगा, नेगेटिव है, वाटर से पॉजिटिव लेगा, दैट इज CH3COOH, और क्या बच गया, OH नेगेटिव. क्या बच गया, OH नेगेटिव. तो कहने का क्या मतलब है, समझना इस चीज को. कहने का मेरा ये मतलब है कि अब देखो, अब ये मत बोलो कि इसको हम ब्रेक कर लेंगे CH3CO- H पॉजिटिव. वो वीक है बच्चे, वीक वाला कंप्लीट नहीं करता है, बट NaOH कंप्लीट किया था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस था. HCl कंप्लीट किया था, पीछे देखो HCl कंप्लीट किया था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था, बट CH3COH नहीं करेगा. CH3COH कंप्लीट नहीं करेगा बिकॉज ये वीक एसिड है. तो हम मत ब्रेक करने बैठ जाना. ठीक है, जो ही ऐसा हुआ तो आप देख रहे हो कि जब ये हाइड्रोलाइसिस हुआ मेरे पास क्या बन रहा है, OH नेगेटिव. इट मींस ये जो मीडियम होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा. इट मींस ये जो मीडियम है वो क्या होगा, बेसिक होगा. बताओ जल्दी से, कोई डाउट है, बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे. ये जो मीडियम है वो बेसिक होगा. ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो मेरे पास सॉल्ट है, समझना, यहाँ जो मेरे पास सॉल्ट है उसमें जो एसिड से आया है वो वीक है, बट जो बेस से आया है वो स्ट्रॉन्ग है. इस करके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसमें डोमिनेटिंग कौन करेगा, बेस करेगा. देखो आप यदि आपके अकॉर्डिंग चले तो तुक्का लगाना है. तुक्का लगाने का मतलब है आप इसको देखो, तुक्का लगा, इसको देखो, इसको देखे तो क्या बोले, इसमें जो बेस है, ये जो पार्ट है वो कहां से आया, बेस से, और ये कहां से आया, ये पार्ट कहां से आया, एसिड से. ये कहां से है, बेस से. तो बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो जो रिजल्टिंग होगा वो बेसिक होगा. ऐसे ही बोल सकते, जो रिजल्टिंग है वो बेसिक होगा. बट द एक्चुअल फिनोमेना ये होता है O नेगेटिव, वाटर, OH नेगेटिव बिकॉज ऑफ बेसिक. ठीक है, आप इसको लिखो, फिर लिखाते हैं, इसको लिखो. ठीक है ना, और लिख सकते हैं यहाँ पे Na2CO3 लिख सकते हो क्योंकि CO3 क्या है, वीक से है, और NH क्या है, स्ट्रॉन्ग है. लिखना salts in which which is made up of a strong base and weak acid. Salt which is made up of a strong base and weak acid. Salt which is made up of a strong base and weak acid on hydrolysis gives alkaline solution because gives alkaline solution and it has pH more than 7. Gives alkaline solution and it has pH more than 7. Gives alkaline solution and it has pH more than 7.
एंड इट हैज pH मोर देन 7। तो आप बस यहां से फोकस करके कर सकते हो, बट द एक्चुअल लॉजिक इज दिस वन। हम क्या बोले, आयंस टिक करो, आयंस स्ट्रॉन्ग है हटा दो, वीक वाले का कराओ, कराने के बाद आप देख लो यहाँ पे H बन रहा है या OH बन रहा है। यदि H बन रहा हो तो एसिडिक होगा, यदि OH बन रहा है तो बेसिक होगा। मतलब अदरवाइज आप यहां से देख के बोल सकते हो CH3CO नेगेटिव और Na है। Na कहां से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से, इट मीन जो रिजल्टिंग होगा वो बेसिक होगा, तो वैसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप देखो रिएक्शन लिखोगे ना, यदि आप इसका लिखोगे देखो ऐसे CH3COOH प्लस सॉरी Na प्लस 1। देखो एक और तरीका करने का, करो रिएक्शन कैसे ब्रेक करता है, ये सॉल्ट है ना, CH3COO माइनस प्लस क्या होता है Na प्लस, और वाटर से क्या होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कराओ इसका रिएक्शन, CH3CO कहां जाएगा, यहां जाएगा ना, क्या बनेगा CH3COOH प्लस Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्या बनेगा NaOH। अब आप खुद कॉमन सेंस यूज करो, खुद आप कॉमन सेंस यूज करो। आपके पास ये है, एक CH3COH है और आपके पास क्या, एक NaOH है। CH3COH है और NaOH है, ये तो वीक है ना, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो डोमिनेट कौन करेगा अच्छे, स्ट्रॉन्ग करेगा ना। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो डोमिनेटिंग कौन होगा, डोमिनेटिंग कौन होगा, जो स्ट्रॉन्ग है। NaOH क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। यदि NaOH डोमिनेटिंग है इट मींस ये बेसिक है, यदि NaOH डोमिनेटिंग है इट मींस ये क्या है, बेसिक है। ऐसे ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई डाउट नहीं बच्चे, गुड। ये हम किसका किए, उस टाइप का सॉल्ट जिसके पास जो एक पार्ट था वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया था, बट जो एसिडिक पार्ट था वो वीक था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड। दो किए बच्चे ना, दोनों स्ट्रॉन्ग था, pH 7 था, बेस स्ट्रॉन्ग था और एसिड वीक था, तो pH क्या था, मीडियम क्या था, बेसिक था। मीडियम क्या था, बेसिक था। नेक्स्ट वन लिखो, salts which are formed by salts which are formed by salts which are formed by उल्टा कर लो, a strong acid and weak base, a strong acid and weak base, salts which are formed by a strong acid and weak base, a strong acid and weak base are acidic in nature, are acidic in nature and their pH are acidic in nature and their pH is less than 7, and their pH is less than 7, and their pH is less than 7। ठीक है, देखो कहने का क्या मतलब है, NH कर लो, NH4Cl, FeCl3 कर लो, कुछ भी कर लो, NH4Cl है मेरे पास, FeCl3 है, किसी का ले सकते हो, कॉपर सल्फेट है, किसी का CuCl2 ले लो, इसमें क्लोराइड है, CuCl2 ले लो, देखो इन सारे में, देखो हर पे देखो, इन सारे में ये क्या है, ये कैसे बना होगा, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव, ये कैसे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव एंड SO42 नेगेटिव, ये कैसे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। देखो तो हर केस में NH4OH वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, Cl नेगेटिव कहां से आया होगा, HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड है, Fe3 पॉजिटिव FeOH का होल थ्राइस वीक बेस है, Cl नेगेटिव HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cu2 पॉजिटिव दैट इज कॉपर का बेस क्या होता है, वीक बेस होता है, SO4 सल्फेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cu2 पॉजिटिव कॉपर का बेस वीक बेस है, बट Cl नेगेटिव HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट मींस ये जितना भी सॉल्ट है ना, ये जितना भी सॉल्ट है, उस सॉल्ट में मेरे पास जो बेस का पार्ट है वीकर है और जो एसिड का पार्ट है वो स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद क्या स्ट्रॉन्गर है, तो किसी का भी एग्जांपल जब इस एग्जांपल को लेके बने बच्चे, तो हम बोलेंगे ना कि Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग से है, मत कराओ, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं करता है, वीक वाला करता है। यदि वीक वाला करेगा बच्चे, NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, NH4 पॉजिटिव है, वाटर से क्या लेगा, नेगेटिव, वाटर से क्या लेगा, नेगेटिव, क्या बनेगा, NH4OH H पॉजिटिव। बताओ यदि H पॉजिटिव बन रहा है बच्चे, यदि H पॉजिटिव बन रहा है, ये क्या बता रहा है, मीडियम एसिडिक। ठीक है, अब आपके बुक के बारे में चलते हैं। NH4Cl प्लस वाटर, ये कैसे ब्रेक करेगा बच्चे, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव कहां जाएगा, OH के साथ, तो क्या बनेगा NH4OH और क्या बनेगा HCl। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है बच्चे, उसमें NH4OH है, उसमें NH4OH है और HCl है। NH4OH वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक क्या, एसिडिक।
वो क्या होगा, एसिडिक होगा। वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो बच्चे यहां से भी देख के बोल सकते हो, आप यहां से भी देख के बोल सकते हो NH4Cl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा। FeCl3 Fe और Cl HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, मीडियम एसिडिक होगा। तो जैसे करना है, बट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज दिस वन। आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है तो ऑलवेज गो फॉर दिस, ऑलवेज गो फॉर दिस वन, कोई दिक्कत नहीं है। NH4Cl था, ब्रेक करा के लिखो रिएक्शन। रिएक्शन लिखने के बाद आप ये मेंशन करोगे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन NH4OH एंड क्या है, HCl है। NH4OH इज अ वीकर बेस बट द HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, देयरफॉर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। सेम आप पीछे कर सकते थे, जहां पे हम CH3CONA का किए थे, मेरे पास CH3COH था और NaOH था। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में एक वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, देयरफॉर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। थोड़ा बहुत आपको हाइड्रोलाइसिस का फील आ रहा है कि नहीं, कैसे हम कर रहे हैं, वीक वाले को हम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वाले को हटा रहे हैं, जैसे करना वैसे करो। कीप इन माइंड, तक हम 3 किए, NaCl का किए, CH3CONA का किए और NH4Cl का किए, डाउट है। अब एक क्वेश्चन बनता, लास्ट वन, जब दोनों पार्ट वीक होगा तब क्या करेंगे, जब दोनों पार्ट वीक होगा तब क्या करेंगे। उस केस में डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन पे। देखो लास्ट पॉइंट, सॉल्ट्स लिखना, सॉल्ट्स विच आर फाउंड बाय weak acid and weak base, salts which are found by weak acid and weak base, salts which are found by weak acid and weak base, salts which are found by weak acid and weak base may be acidic or basic, which are found by weak acid and weak base may be acidic or basic, may be acidic or basic, may be acidic or basic. It depends on may be acidic, basic or neutral करना, may be acidic, basic or neutral, may be acidic, basic or neutral. It depends on dissociated ions and undissociated molecule. It depends on dissociated ion and undissociated molecule. It depends on dissociated ion and undissociated molecule. Dissociated ion and undissociated molecule. ठीक है, तो उस वाले पार्ट से क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं, क्योंकि जब फिर +2 में इंटर करना पड़ता है, क्या फॉर्मूला होता है, कब एसिडिक होगा कब बेसिक होगा, उसके फॉर्मूला पे जाना पड़ता है। ठीक है, उतना करना होता है। देखो दोनों वीक हो, NH4, ठीक है, क्या बोले हम, क्या दोनों वीकर है। NH4 का होल ट्वाइस CO3, पता ना, ये कहां से है, NH4 पॉजिटिव और ये कहां आया, CO3 2 नेगेटिव। तो कार्बोनिक एसिड भी क्या है, वीकर एसिड है। अमोनियम आयन भी क्या है, वीकर है। इट मींस इस केस में जो मेरे पास एसिड से पार्ट आया वो भी वीक है, और जो बेस से आया है वो भी वीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3COONH4 दोनों क्या है, वीकर पार्ट है। दोनों क्या है, CH3CO- ये भी वीकर पार्ट है, और NH4 पॉजिटिव ये भी क्या, वीकर पार्ट। दोनों वीकर पार्ट है। तो हम ये बता नहीं सकते कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बट डिपेंड्स ऑन कितना पार्ट डिसोसिएट किया है। जो ज्यादा, देखो यदि हम क्या बोले, इसमें जो ज्यादा डिसोसिएट किया होगा उसका एक्सटेंट ज्यादा हो जाएगा। हम क्या बोले, इसमें यदि एसिड ज्यादा डिसोसिएट किया होगा, यदि यहाँ पे एसिड ज्यादा डिसोसिएट क्या होगा तो उस सोल्यूशन में एसिडिक सोल्यूशन आ जाएगा, उसमें जो क्या होगा नेचर, एसिडिक नेचर हो जाएगा। बट यदि बेस ज्यादा डिसोसिएट क्या होगा, बेसिक हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन। उसमें इतना तो जाके डीप पूछेगा। ठीक है बच्चे, अभी तक हम क्या किए कि किस तरह से हम सॉल्ट का करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो द मेन पॉइंट आपको ये रखना है कि जो हाइड्रोलाइसिस है वो न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट था। इट मींस किसी भी सॉल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, और जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो मेरे पास या तो एसिडिक मिलेगा, या तो बेसिक मिलेगा, या तो न्यूट्रल, कुछ मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब NaCl का किए थे, दोनों स्ट्रॉन्ग था, तो दोनों स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे, नेट रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा उसका pH कितना होगा, 7 होगा। बट यदि वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो मीडियम बेसिक होगा। बट यदि बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, मीडियम एसिडिक होगा। दोनों वीकर है तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि मीडियम एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे आपको है ना मैथमेटिकल अप्रोच करना पड़ता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई विद द सॉल्यूशन
आइडेंटिफाई whether a solution is acidic, basic or neutral. Identify whether a solution is acidic, basic or neutral upon hydrolysis. Whether a solution is acidic, basic or neutral upon hydrolysis. ठीक है, मतलब आफ्टर हाइड्रोलाइसिस हमें जो मिलेगा सॉल्यूशन वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये हमें बताना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन Na2SO4 बस KCl, थर्ड NH4NO3, फोर्थ वन K2SO3, ठीक है, फिफ्थ वन CH3COOK, ठीक है, सिक्स्थ वन NH4 का होल ट्वाइस NH4Cl, ठीक है, सेवेंथ वन CH3C, ठीक है, Fe2SO4, FeSO4, ठीक है, एट्थ वन CuNO3, ठीक है, ठीक है, तो इतना करो. हमें बताना है ऑन हाइड्रोलाइसिस जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है. जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है. ठीक है, जल्दी से बोलो. Na2SO4 क्या बोलोगे? Na2SO4 क्या बोलोगे? बेसिक, न्यूट्रल, कितना होगा? बेसिक या न्यूट्रल या एसिडिक? Na2SO4, Na बेस से आया, सल्फेट कहां से? एसिड से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से आया और स्ट्रॉन्ग एसिड से आया. Therefore the pH is 7. That is ये आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन. pH कितना है? 7. क्या होगा सॉल्यूशन? न्यूट्रल होगा. KCl, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. K पॉजिटिव KOH से, Cl नेगेटिव HCl से, दोनों स्ट्रॉन्ग से आया, तो ये भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा. ये भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा. देन NH4NO3, NH4 पॉजिटिव NO3 माइनस, NH4 पॉजिटिव वीक बेस, NO3 माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड. इट मींस डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? डोमिनेटिंग कौन है? बेस या एसिड? एसिड डोमिनेटिंग है. इट मींस जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा. जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा. वो क्या होगा? एसिडिक होगा. ठीक है, कोई डाउट है? डाउट है बच्चे? NH4NO3, ठीक है, NO3 माइनस है. आगे करो. K2SO4 क्या होगा? K2SO4 क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा ना, क्योंकि K2SO4 है, K पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव, दोनों क्या स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, नेक्स्ट वन CH3CO माइनस H पॉजिटिव. क्या होगा? क्या होगा यहां पे? क्या होगा? बेस वीक है, सॉरी एसिड क्या है? वीक है. एसिड क्या है? वीक है. और बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है. बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है. यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH क्या बोलोगे? मोर देन 7. दैट इज बेसिक होगा. दैट इज pH क्या है? मोर देन 7. दैट इज बेसिक है. आगे आप जल्दी से करो. पहले आगे आप लोग जल्दी से करो. ठीक है, NH4Cl क्या होगा? NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ठीक है, बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटिंग क्या होगा? डोमिनेटिंग कौन कर रहा है? एसिड. इट मींस pH क्या होगा? जैसे लेस FeSO4, Fe वीक बेस से, SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डोमिनेटिंग कौन है? स्ट्रॉन्ग है. मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा. मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा. लास्ट वन कॉपर वीक बेस है, नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड है, मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा. मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा. तो हाइड्रोलाइसिस में इतना आपको समझना है, सिंपल सा फंडामेंटल है. बस आपको सॉल्ट पहचानना है. उस सॉल्ट में जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्गर है या वीकर है. जो स्ट्रॉन्गर होगा उसको करना डोमिनेट. बस इतना सा कॉन्सेप्ट है. जो स्ट्रॉन्गर है बस हमें उसको करना डोमिनेट, और कुछ नहीं है. ठीक है, तो बच्चे सॉल्ट के प्रॉपर्टी को हम देख चुके हैं. बहुत सारे प्रॉपर्टी के. इतना यदि आप समझ लेते हो देन आपके कोई भी पॉइंट्स आपके बोर्ड लेवल में कहीं नहीं छूटने वाले. या एकदम है ना, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन भी करेंगे. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे सॉल्यूटिव आइटम से और इस आइटम से. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनने वाले. ठीक है, अब मैं बच गया बस सॉल्ट का प्रिपरेशन, दैट इज फॉर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है, बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस वाले पार्ट को खत्म कर लेंगे. ओके, थैंक यू, बाय.